दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसा आपको विदित है कि हमारे इस चैनल पर हम अध्यापक से संबंधित अनेक विषयों की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ हिंदी व्याकरण या सामान्य हिंदी का एक टॉपिक लेकर, समास। दोस्तों, समास एक ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। इससे पहले के क्लासेज में हमने संधि की संपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की। संधि की पहचान, संधि को देखते ही, शब्द को देखते ही संधि कैसे पहचानते हैं, ये सभी हम पीछे की क्लासेज में आपके साथ साझा कर आए हैं। देखिए दोस्तों, पीछे की जो क्लासेज हैं अवश्य देख लीजिएगा। संधि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आप गलत नहीं होगा, अगर आप हमारे पीछे की क्लासेज देख लेते हैं। दोस्तों, कहना चाहूँगी, आप लोग क्लासेज देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, आप शेयर भी नहीं करते हैं। लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है। अगर क्लास आपको वास्तव में पसंद आती है तो क्लास खत्म होने के बाद आप लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक कीजिए। अगर क्लासेज आपको पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि हर एक नई क्लासेज आपके सामने रोजाना आती रहे। हम यहाँ हिंदी व्याकरण की संपूर्ण गहराइयाँ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आइए, आज का हमारा टॉपिक है समास। दोस्तों, समास को समझने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि क्लास को बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर आप क्लास को बीच में स्किप कर देते हैं तो जो जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं आप उससे वंचित रह जाते हो। समास को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जो समास शब्द है यह किन दो शब्दों से मिलकर बना है। दोस्तों, समास जो शब्द है यह आपका सम प्लस आस, यह आपका सम प्लस आस दो शब्दों के योग से बना है। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठना। दोस्तों, समास शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये सम प्लस आस शब्द से बना है। सम का अर्थ पास होता है और आस का अर्थ होता है बैठना, यानी दो शब्दों को पास पास बिठाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? समास कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, ये समास की परिभाषा यही से निर्धारित हो जाती है कि दो शब्दों को पास पास बिठाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो समास शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, और संक्षेपीकरण का अर्थ जानते ही हैं, छोटा बना देना। यानी समास वह प्रक्रिया होती है जो दो शब्दों को मिलाकर एक छोटा शब्द बना देती है, उस शब्द में परिवर्तन कर देती है, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देती है। वह प्रक्रिया आपकी समास कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन समास से ही हमसे पूछ लिया जाता है कि जो समास शब्द है इसका विलोम शब्द कौन सा है? विलोम शब्द है ना, विपरीतार्थक जो शब्द है, समास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प हमारे सामने दिए जाते हैं। विग्रह, दूसरा विकल्प दिया जाता है विच्छेद, तीसरा विकल्प दिया जाता है संधि, और चौथा विकल्प दिया जाता है व्यास। दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट करके। समास शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? विग्रह, विच्छेद, संधि और व्यास। समास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? व्यास, क्योंकि समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। देखिए, संक्षेपीकरण का अर्थ होता है छोटा बनाना और व्यास का अर्थ होता है फैला देना। तो याद रखिएगा, समास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? व्यास होगा। विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना, विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, संधि का अर्थ होता है मिलाना, और व्यास का अर्थ होता है फैला देना। तो देखिए, समास शब्द का शाब्दिक
समासिक अर्थ जोड़ना नहीं होता जो इसका विलोम हम विग्रह ले लें। विग्रह का अर्थ तोड़ना होता है, लेकिन समास शब्द का अर्थ जोड़ना नहीं होता है, इसलिए ये भी इसका विलोम शब्द नहीं होगा। उसके बाद है विच्छेद। विच्छेद का अर्थ होता है अलग कर देना। अलग कर देना, तो ये किसका विलोम हो जाता है? संधि का विलोम हो जाता है। संधि का अर्थ होता है मिला देना, और विच्छेद का अर्थ होता है अलग कर देना, और व्यास का अर्थ होता है फैला देना, और यही हमारा समास शब्द का विलोम शब्द होगा। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेपीकरण या छोटा बना देना। आइए, उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समास को पढ़ने से पहले हमारे सामने कुछ शब्द आते हैं, उन शब्दों की ओर हम दृष्टि डालते हैं। कुछ शब्द हैं जिनकी जानकारी लेते हैं हम पहले। हमारे सामने देखिएगा, समास समझने से पहले शब्द हमारे सामने आ जाता है। एक आ जाता है पूर्व पद। पूर्व पद। दूसरा होता है हमारा उत्तर पद, और एक शब्द होता है सामासिक शब्द। सामासिक शब्द। देखिए, ये तीन शब्द हमारे सामने आते हैं। एक पूर्व पद है, उत्तर पद है, सामासिक शब्द या समस्त पद भी कहते हैं इसे, समस्त पद। कई बार क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है कि कौन सा उत्तर पद है, कौन सा पूर्व पद है, और इसमें से सामासिक शब्द कौन सा है या समस्त पद कौन सा है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले पूर्व पद। देखिए, जब हम किसी भी शब्द का समास विग्रह करते हैं, किसी शब्द का समास विग्रह करते हैं, तो उस समय हमें दो पद प्राप्त होते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल होता है राजा प्लस पुत्र। राजा प्लस पुत्र हमारे पास है। ये जो राजा है ये आपका पूर्व पद कहलाता है, पुत्र है ये आपका उत्तर पद कहलाता है, और इससे बनने वाला जो शब्द होता है राजपुत्र। शब्द होता है राजपुत्र। ये जो राजपुत्र है ये आपका सामासिक शब्द कहलाता है या समस्त पद कहलाता है। आशा रखती हूँ समझ आया होगा। ये जो पद होता है समास विग्रह करने पर जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, जो दूसरा पद बनता है उसे उत्तर पद कहते हैं, और इन दोनों पदों को मिलाकर जब शब्द बना दिया जाता है तो उस शब्द को सामासिक शब्द या समस्त पद कहा जाता है। आइए, अब हमारे सामने के क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में आ रहा होगा जी मैम, एक बार तो आपने शब्द कहा और एक बार आपने पद कहा, पद और शब्द में क्या अंतर होता है? जानते हैं, एक है हमारे पास पद और दूसरा है हमारे पास शब्द। शब्द और पद में क्या अंतर होता है? ध्यान दीजिए। जैसे मैं ये कहती हूँ राम, राम एक शब्द है। शब्द की परिभाषा वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वर्णों का वह सार्थक समूह जो हिंदी शब्दकोश में अपना अर्थ रखता है शब्द कहलाता है। तो देखिए, ये जो शब्द राम है ये एक शब्द है, और इस शब्द को जब किसी भी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, किसी भी शब्द को जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो यह पद कहलाता है। अगर हम अकेले राम को देखते हैं तो राम एक शब्द है, लेकिन अगर राम को वाक्य में प्रयोग कर दिया गया तो इस समय राम शब्द न रहकर पद बन जाता है। आइए समझते हैं कि मैम ये उत्तर पद, ये पूर्व पद और इसको समस्त पद क्यों कहते हैं। देखिए, कोई भी जो सामासिक शब्द होता है, जैसे मैंने कहा राजपुत्र, ये जो राजपुत्र है ये केवल मात्र एक शब्द नहीं है। जब ये राजपुत्र की हम बात करते हैं तो यह एक वाक्य का आभास हमें करवाता है। राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाता है, तो ये राजा का पुत्र है, ये पूरा वाक्य का अर्थ हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। इसलिए जो राजपुत्र शब्द है, राजपुत्र जो शब्द था, जब ये समास के दौरान इसका प्रयोग किया गया तो ये क्या कहलाया? समस्त पद कहलाया। एक वाक्य का आभास इसने करवाया।
और इसमें भी दो पद मिले हुए थे, एक पूर्व पद और एक दूसरा उत्तर पद। ये जो जानकारी थी समझ आया होगा। पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद, पद और शब्द में क्या अंतर होता है। आइए समास समझने से पहले जब हम समास पढ़ेंगे तो कुछ और शब्दों का प्रयोग यहाँ किया जाएगा, पहले उनको समझते हैं। शब्द हमारे सामने आएगा, शब्द हमारे सामने आ जाता है और शब्द होता है कि शब्द होता है विशेष्य, विशेष्य विशेषण। एक शब्द आगे चलकर हम देखेंगे आएगा उपमेय, उपमान। दोस्तों इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं। एक विशेष्य है, एक विशेषण है, एक उपमेय है, एक उपमान है। जो क्रमधारीय समास पढ़ेंगे तो इन चारों शब्दों की हमें वहां आवश्यकता होगी। हम पहले एक बार समझ लेते हैं कि ये विशेष्य विशेषण क्या होता है और उपमेय उपमान क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, विशेष्य और विशेषण। दोस्तों विशेषण तो आपका सुना हुआ होगा, पढ़ा हुआ भी होगा कि विशेषण क्या होता है। विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता को प्रकट करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो ये जो विशेषण है और ये विशेषण जिस शब्द के अंदर पाए जाते हैं उस शब्द को विशेष्य कहा जाता है। जैसे मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, एक शब्द हमारे सामने आता है और शब्द आ जाता है नील गगन। शब्द आ जाता है नील गगन। देखिएगा ये गगन यहाँ पर संज्ञा है और इस गगन के अंदर क्या है, नीलापन समाहित है। तो ये जो नीला शब्द है, नील शब्द है, ये तो एक विशेषण है और जो गगन शब्द है ये एक विशेष्य शब्द है। समझ आया होगा। कोई भी विशेषण अगर किसी शब्द के अंदर पाया जाता है तो वह शब्द आपका विशेष्य कहलाता है। विशेषण जिस शब्द में पाया जाता है वह शब्द आपका विशेष्य कहलाता है। उसके बाद हमारे सामने आ रहा है उपमेय और उपमान। देखिए ये भी कुछ है तो विशेष्य और विशेषण के जैसे ही, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर होता है। उपमान होता है कोई भी विशेषता, कोई भी जो विशेषता होती है वो उपमान कहलाती है और ये विशेषता जिसको दी जाती है वह उपमेय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, इधर ध्यान दीजिए। शब्द हमारे पास आ जाता है चरण कमल। चरण कमल शब्द को लेते हैं दोस्तों। ये जो चरण है, ये चरण क्या है, हमारा उपमेय है और ये जो कमल है ये कमल क्या है, हमारा उपमान है। ध्यान दीजिएगा, कमल की विशेषता दी गई है किसको, चरणों को। कमल के जैसे क्या है, चरण है। कमल रूपी क्या है, चरण है। तो ये जो चरण है इनको संज्ञा दे दी गई है किसकी, कमल की, कि उनके जो चरण हैं, भगवान के जो चरण हैं, ईश्वर के जो चरण हैं वो कमल रूपी चरण हैं। कमल के जैसे ही जो चरण हैं वो कोमल है। तो बस हमें ये ध्यान रखना, देखिए कि उपमेय और उपमान में भी होते तो विशेषता ही है, लेकिन यह उस शब्द के अंदर नहीं पाई जाती है। ये जो विशेषता होती है यह शब्द के अंदर नहीं होती, किसी दूसरे शब्द से इसे दे दी जाती है। जैसे मैं ये कहूँ कि नील गगन था तो इसके जो नीलिमा थी ये इस गगन के अंदर ही थी। अगर कोई विशेषता किसी शब्द के अंदर ही पाई जा रही है तो वो आपका विशेष्य और विशेषण का मेल है। लेकिन अगर किसी शब्द को कोई विशेषता बाहर से दे दी जाती है, किसी दूसरे शब्द के द्वारा दी जाती है, तो यह उपमेय और उपमान का संयोग होता है। जैसे एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूँ। उदाहरण हमारे सामने आता है मृगनयन। मृगनयन, अगर मृगनयन की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो नयन है ना, ये मृग नहीं है लेकिन मृग के जैसे सुंदर है। मृग के नयन के जैसे क्या है,
सुंदर नयन है, मृग के जैसे सुंदर नयन है। तो ये जो मृग नयन है इसके अंदर क्या है, उपमेय और उपमान का संयोग है। उपमेय वह शब्द जिसे विशेषता दी जा रही है, तो नयन उपमेय है और मृग क्या है, उपमान है, क्योंकि मृग की विशेषता दी गई किसको, नैनों को। तो नैन हमारे उपमेय हो जाएंगे और मृग क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। देखिए जैसे एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। उदाहरण आता है लाल मिर्च। लाल मिर्च दोस्तों बताइए उपमेय उपमान है या विशेष्य विशेषण है। देखिए ये जो मिर्च है इसके अंदर ही लाल रंग समाहित है, मिर्च के अंदर ही क्या है, लाल रंग है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका विशेष्य और विशेषण हो जाएगा। अगर कोई विशेषता किसी के अंदर ही समाहित है तो विशेष्य और विशेषण होगा। अगर कोई विशेषता बाहर से किसी को दी जाती है तो वो उपमेय और उपमान कहलाता है। तो ये जो मिर्च होगी ये मिर्च आपकी विशेष्य कहलाएगी और लाल आपका क्या होगा, विशेषण कहलाएगा। समझ आया होगा कि विशेष्य और विशेषण, उपमेय और उपमान में क्या अंतर होता है। इसके बाद हम जब समास पढ़ेंगे तो कुछ और शब्दों की जानकारी भी हमारे सामने आएगी, देख लेते हैं। जैसे हम आगे चलकर अव्ययभाव समास पढ़ेंगे तो एक शब्द हमारे सामने आएगा अव्यय। अव्यय शब्द होता है, एक शब्द आएगा उपसर्ग। दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो अव्यय है और उपसर्ग हैं ये कौन से शब्द होते हैं। अव्यय जो शब्द हैं यह ए और व्यय से बना हुआ है। किसी भी शब्द में यदि ए लग जाता है हिंदी में उपसर्ग के रूप में पहले लग जाता है तो यह नकारात्मकता का कार्य करता है, यह आपका नेगेटिविटी का कार्य करता है। व्यय का अर्थ होता है खर्च करना और अव्यय ए लगने से अव्यय शब्द बना जिसका अर्थ होता है खर्च न करना। यानी ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन संभव नहीं है अव्यय शब्द कहलाते हैं। अगर मैं व्याकरणिक परिभाषा लेती हूँ तो अव्यय शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, क्या कहलाते हैं, अव्यय शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पर लिंग का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कारक का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वचन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हर परिस्थिति में वो शब्द वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे जो शब्द हैं वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण रखती हूँ और उदाहरण आता है प्रतिदिन। प्रतिदिन दोस्तों प्रतिदिन जो शब्द है इसमें जो प्रति शब्द है एक अव्यय है, चाहे ये प्रति किसी के साथ भी लगा दीजिएगा ये प्रति का ही अर्थ देगा, एक का ही अर्थ देगा। अगर प्रतिदिन शब्द की बात करते हैं तो चाहे सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, चाहे रमेश प्रतिदिन स्कूल जाता है, कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रतिदिन शब्द पर लिंग परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रतिदिन शब्द वैसा ही रहता है। अगर वचन की बात करते हैं तो राम और सीता प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, प्रतिदिन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे राम और सीता दो वचन आ गए हो लेकिन फिर भी बहुवचन बन गया हो, लेकिन फिर भी प्रतिदिन शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सीता प्रतिदिन विद्यालय जाएगी तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, प्रतिदिन विद्यालय जाती थी तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और प्रतिदिन विद्यालय जाती है तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर इसी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये शब्द क्या कहलाता है, आपका अव्यय शब्द कहलाता है। उसके बाद हमारे सामने आते हैं उपसर्ग। उपसर्ग शब्द आता है दोस्तों। उपसर्ग शब्द होता है ये किसी भी शब्द के पहले जुड़कर, किसी भी शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, क्या कहलाता है, उपसर्ग। उपसर्ग अगर व्याकरणिक परिभाषा देखें तो ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं।
ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? आपके उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हमारे सामने शब्द आ जाता है और शब्द हम उपसर्ग को ही देखें, इसमें एक सर्ग शब्द है और उप इसमें क्या जुड़ा हुआ है? उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाएंगे। तो ये मुख्य शब्द हमारे पास थे जिनका उपयोग हम करेंगे समास पढ़ते समय। आशा रखती हूँ सभी को समझ आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं समास की। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने पूछ लिया जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं? समास के भेद कितने होते हैं? अब कहोगे मैम हमारे सामने विकल्प दिए जाते हैं 4, 6, 8, 3। बताइएगा समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा 6। समास के 6 भेद होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन में थोड़ी सी कंडीशन लगा दी जाए और क्वेश्चन बना दिया जाए कि पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? पद की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के हुआ करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हम देख रहे थे कि अगर किसी भी सामासिक शब्द का विग्रह करते हैं, किसी भी सामासिक शब्द को हम तोड़ते हैं तो वह 2 पदों में विभक्त हो जाता है। एक हो जाता है हमारे पास पूर्व पद और एक हो जाता है उत्तर पद। देखिए जो पूर्व पद है ये जो प्लस का निशान है इससे पहले का पूर्व पद और इसके बाद का उत्तर पद कहलाता है। ये पद की प्रधानता के आधार पर देखें तो समास होते हैं हमारे 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहली कंडीशन कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो। पूर्व पद प्रधान। जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है वो समास कहलाता है आपका अव्ययी भाव समास। जो अव्ययी भाव समास होता है इसका पूर्व पद प्रधान पाया जाता है। उसके बाद आता है दूसरे कंडीशन आती है जिसका उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान किसका होता है? तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। उसके बाद तीसरी कंडीशन आ जाती है जिसके दोनों पद प्रधान हो। दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान किसके होते हैं? द्वंद्व समास के। उसके बाद कंडीशन आ जाती है कि कोई अन्य पद प्रधान हो। अन्य पद प्रधान। और वो किसका होता है? आपका बहुव्रीहि समास का। जो बहुव्रीहि समास होता है उसका उत्तर पद अन्य पद प्रधान पाया जाता है। दोस्तों देखिए क्या इसके अलावा पद की प्रधानता को लेकर कोई और बन सकता है और विकल्प हमारे सामने बन सकता है? देखिए एक विकल्प तो होगा जिसका पूर्व पद प्रधान हो, यानी जिसका पूर्व कहें या फिर हम इसे प्रथम कहें। पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान है। दूसरी कंडीशन बन गई जिसका उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान हो। उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान हो। फिर कंडीशन बन गई जिसके दोनों पद प्रधान हो और फिर कंडीशन बन गई दोनों गौण कोई अन्य पद प्रधान हो। इसके अलावा क्या और कोई कंडीशन बन सकती है? नहीं बन सकती। नहीं बन सकती तो पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के हो जाते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है समास के कितने भेद होते हैं तो हमारा आंसर रहेगा 6। समास के 6 भेद होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं तो आंसर हो जाएगा 4। दोस्तों एनसीईआरटी की बुक में क्लियर दिया हुआ है कि समास के 4 भेद होते हैं और वो पद की प्रधानता के आधार पर पाए जाते हैं, क्योंकि जो समास है वह होता ही पद की प्रधानता के आधार पर निर्धारित है। कौन सा समास है ये निर्धारित करने के लिए हमें पद की प्रधानता ही जाननी होती है कि किसी शब्द में कौन सा पद प्रधान है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि पद की प्रधानता जाने, हमारे सामने अभी हमने लिया शब्द आ गया था प्रतिदिन।
दोस्तों अगर प्रतिदिन की बात करें तो कैसे पता चले हमें कि कौन सा पद प्रधान है? आइए, ये जो दिन शब्द है ये उत्तर पद है और प्रति शब्द है ये पूर्व पद है। यह पहला पद है और ये दूसरा पद है। प्रधान कौन सा है? देखिए, दिन तो दिन होता है, दिन तो दिन होता है। दिन के लिए हम अगर हमें बोला गया दिन तो कुछ भी निर्धारित नहीं होता कि कौन से दिन की बात की जा रही है। इस दिन की के महत्व को निर्धारित कौन करता है? ये प्रति शब्द करता है। प्रतिदिन, अनेक दिन, कुछ भी अगर जो पूर्व पद इसके साथ लगा देंगे इसका अर्थ वही निर्धारित हो जाएगा। तो दोस्तों प्रतिदिन शब्द को अगर देखें तो कौन सा पद प्रधान हुआ? प्रथम पद प्रधान होता है। इसी प्रकार से हमें शब्द की में पद की प्रधानता देखते हुए समास निर्धारित करना होता है कि इसके अंतर्गत कौन सा समास है, ये शब्द किस समास का उदाहरण होता है। आशा रखती हूँ ये संपूर्ण जानकारी आपको समझ आई होगी। आज की क्लास में इतना ही। बाकी कल की जो क्लास होगी या इससे आगे की जो क्लास होगी उस क्लास में हम एक एक पद की जानकारी आपके सामने रखेंगे कि अगर कोई शब्द दिया जाता है तो कैसे पहचाने कि उसमें कौन सा समास है। यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, मानती हूँ थोड़ी क्लासेज जो हैं वो स्लो चल रही है, धीरे धीरे चल रही हैं। दोस्तों धीरे धीरे दी जाने वाली जानकारी स्थायी होती है। हम एक दिन में आपको पूरा समास पढ़ा देंगे, पूरे समास की प्रक्रिया आपको सामने रख देंगे, लेकिन समझ नहीं आएगा। पढ़ें ऐसा जो हमारे जहन में उतर जाए, ऐसा पढ़ें जो हम कभी भी न भूलें। इसके लिए चाहे हमें धीरे ही पढ़ना हो, लेकिन संपूर्ण जानकारी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसकी हमें होनी चाहिए। अगर पढ़े हुए टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो क्वेश्चन हमारा कभी छूटना नहीं चाहिए। और वादा करती हूँ यदि आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, अगर मेरी क्लासेज आप अटेंड करते रहते हैं तो हिंदी की संपूर्ण गहराइयाँ आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी।